नंबर 2, ये जो है चैप्टर नंबर 2, क्लास 8। ठीक है, आप इसी पीडीएफ के अंदर में हिंदी का वर्जन भी इस चैप्टर का एडेड है लास्ट में। मैं पढ़ाते वक्त इंग्लिश वर्जन को यहाँ पे रखूंगा आपके सामने स्क्रीन पर, एंड आई विल यूज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द टर्म्स। फाइन, बीच बीच में कुछ एक पॉइंट्स आएंगे नोट डाउन करने के लिए, सो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। वीडियो थोड़े से लंबे हो रहे हैं, मतलब 40 मिनट्स के ऊपर जा रहे हैं वीडियोस, क्योंकि मैं एक क्लास में एक चैप्टर को खत्म कर रहा हूँ। रीजन इज दिस कि यहाँ पर एक चैप्टर को आप आगे की क्लासेस के लिए छोड़ा नहीं जा सकता है। तो पिछली क्लास के अंदर में हमने हाउ, व्हेन एंड वेयर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखेंगे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब कि एक कंपनी जो भारत के अंदर व्यापार करने आई थी और वो भारत के अंदर में कई सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लेती है। द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी। ओके, चलिए भाई, तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर केवल एनसीईआरटी से जो एनसीईआरटी के जो फैक्ट है केवल उनकी बात करूंगा। और अगर आप लोग मेरा जो है दूसरा बैच हिस्ट्री स्पेशल का जो बैच चल रहा है, अगर आप उसमें एनरोल्ड हैं तो निश्चित रूप से आपको ये एनसीईआरटी की जो क्लासेस है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होंगी। मैं बता देता हूं आप लोगों को कि अगर आप लोग मेरे हिस्ट्री स्पेशल के बैच में एनरोल्ड हैं तो आपको हिस्ट्री का जो एडवांस लेवल है और ये जो एनसीईआरटी लेवल है, ये जो है आपको एक साथ मिल रहा होगा। और अगर आप केवल टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एडवांस लेवल पर नहीं जाना है, आपको केवल बेसिक की तैयारी करनी है, दैट्स इट। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी कवर करनी, दैट्स इट। तो फिर आप लोग पेड बैच के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो जैसे भी आपको सुटेबिलिटी लगे अकॉर्डिंगली आप जो है बैचेस को परचेस करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा भाई, सो हम लोग बात कर रहे थे औरंगजेब की। औरंगजेब की डेथ हुई थी इन द ईयर 1707, और औरंगजेब की डेथ होने के बाद जो मुगल एम्पायर था बहुत तेजी से वो डिक्लाइन करना शुरू हुआ, और जो मुगल गवर्नर्स थे, सूबेदार थे, ठीक है, बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया, अपने क्षेत्रीय राज्य स्थापित करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, मराठे हो गए, ये इसमें बड़ा नाम थे। दिल्ली की पावर जो है, अब दिल्ली की जो पावर थी वो पावर क्या हो रही थी, वो घटती जा रही थी लगातार तेजी के साथ। अच्छा भाई, अब ठीक, एक सेकंड रुकेंगे, कुछ ज्यादा ही थिन हो जाएगा, ये परफेक्ट है। फाइन। अच्छा भाई, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि आफ्टर 1750, 1750 के बाद वाला समय, भारत के जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो पॉलिटिकल हॉराइजन है इंडियन हमारे देश का, ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेज हमें दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है, और अंग्रेज धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर मुद्दा ये खड़ा होता है कि आखिर अंग्रेज भारत के अंदर में इतने पावरफुल कैसे हो रहे थे। ये एक इमेज है, ये इमेज है बहादुर शाह जफर की। अब ऐसे इमेजेस से क्वेश्चंस निकल जाते हैं कि क्वेश्चन 57 के बारे में हम इस बुक में आगे भी बात करेंगे। बहादुर शाह जफर 57 के विद्रोह में लीड कर रहे थे, ये बहादुर शाह जफर हैं। हालांकि जफर इनका पेन नेम था, जफर नाम से पोएट्री करते थे ये, तो इनका नाम था बहादुर शाह जफर, जफर इनका पेन नेम था। वैसे इनका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट, और इनको हराया था कैप्टन हडसन ने। आपको क्वेश्चन हो गया, हु डिफीटेड बहादुर शाह जफर इन दिल्ली? कैप्टन हडसन ने। अच्छा भाई, तो अभी यहाँ पर अल्टीमेटली है क्या चीज कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल आखिर हुई? तो हम लोग जरा बिगिनिंग की बात कर ले। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के अंदर में 1600 में लाइसेंस मिला भारत से व्यापार करने, और लाइसेंस किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने।
अच्छा भाई, तो ये रूट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये पूरा रास्ता, ये इसको फॉलो करते हुए ये लोग भारत के अंदर में पहुंचे। अच्छा, अब ये कंपनियां व्यापार करती किस तरीके से थी? एक शब्द यहाँ पर आता है मर्केंटाइल, ठीक है, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक। क्या कहते हैं? वाणिज्यिक। क्या मतलब होता है इसका? बड़ा आसान सा मतलब है कि कम दाम पर किसी वस्तु को कहीं से खरीदना और किसी दूसरी जगह पर जाकर के उसको हायर प्राइस पर सेल कर देना, और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कंपनी का मुनाफा होगा। तो कंपनियां इस तरीके से मुनाफा कमाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी सेम एजेंडा था, तो भारत में आकर के चीप प्राइस पर वस्तुएं खरीदे और यूरोप में ले जाकर के उनको हायर प्राइस पे बेच दे। लेकिन एक प्रॉब्लम होती कि अगर कंपटीशन ज्यादा है, अगर कंपटीशन ज्यादा है मार्केट में, तो जाहिर सी बात है मुनाफा क्या होगा? घट जाएगा। अब मान लीजिए भारत की मार्केट के अंदर में एक ही आइटम की ज्यादा डिमांड है, मान लीजिए मसाले, सबको मसाले ही खरीदने हैं, तो मसालों के दाम क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। और जब मसालों के प्राइसेस अप हो जाएंगे, उनके दाम बढ़ जाएंगे, इन दैट केस क्या होगा कि इनको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। अब जब ये भारत में ही ज्यादा प्राइस पे कर देंगे स्पाइसेस के लिए, तो ब्रिटेन के अंदर में बहुत ज्यादा बढ़ा करके तो ये बेच नहीं पाएंगे। तो अभी अल्टीमेटली होगा क्या कि इनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या होगा? घट जाएगा। प्रॉफिट इनका कब अच्छा रहेगा? जब भारत में कम से कम दाम में खरीदे वस्तु। Okay, so mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition, so that they could cheap and sell dear. डियर का मतलब यहाँ प्रिय नहीं है, यहाँ पर डियर का मतलब है महंगा। यहाँ पर डियर का मतलब क्या है? महंगा। ठीक है भाई, तो भाई ये शब्द का मतलब आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने नोटबुक के अंदर में। हिंदी वर्जन नीचे एडेड होगा, वहां से देख करके जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं जरूर लिख लेंगे इस पॉइंट को। मर्केंटाइल का मतलब क्या है यहाँ पर बैठे? मर्केंटाइल का मतलब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, मैं पॉइंट्स बोलता हुआ चल रहा हूँ लगातार, जो पॉइंट्स आप लोगों को पेन डाउन करने होंगे। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग। तो रॉयल चार्टर मिल गया इन लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अच्छा भाई, इन्होंने भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को इनिशियली क्या मिली थी? मोनोपोली, मतलब कि ब्रिटेन से भारत के अंदर में ट्रेड करने के लिए और कोई कंपनी नहीं आएगी एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इसके पहले पुर्तगाली भारत के अंदर में आ चुके थे। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंच चुका था। डच वगैरह भी भारत आ चुके थे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी, ये सारे के सारे भारत के अंदर में आकर के एक जैसी वस्तुएं ही खरीदना चाहते थे। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. The fine qualities of cotton and silk. अब एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के अंदर में फाइन क्वालिटी का कॉटन और सिल्क मिलता था। अच्छा भाई, इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। जो भारत का कॉटन और सिल्क था, ब्रिटेन में इसका बहुत डिमांड था। इसके अलावा पेपर, काली मिर्च, लौंग, कार्डामोम, सिन्नामोन, इन सब ये मसाले स्पाइसेस की कैटेगरीज हैं, इन सब की भी एक अच्छी खासी डिमांड थी। ये पॉपुलर मसाले थे जिनकी बहुत डिमांड थी। ये कपड़े हैं कॉटन एंड सिल्क जिनकी बहुत डिमांड थी यूरोप के अंदर में। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम फिर से वही आएगी कि जब सबके सब इसकी डिमांड करेंगे तो बहुत जाहिर सी बात है कि इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मार्जिन घट जाएगा। तो अब ऐसे में प्रॉफिट को बचाया कैसे जाए? प्रॉफिट को बचाने का एक ही तरीका था कि एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स। ये जो विरोधी हैं उनको आप खत्म करो, विरोधियों को आप खत्म करो। ठीक है, और ऐसे में क्या होगा? ढेरों युद्ध होंगे, वॉर्स होंगे। ओके, ये कंपनियां क्या करती थी बीच बीच में कि and prevented rival ships from moving with supplies of and sank each other's ships. एक दूसरे के जहाजों को समंदर में डुबा दिया करती थी, या उनको रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करती थी कि वो अपने पर्टिकुलर एरिया तक ना पहुंचने पाए। अच्छा भाई, इसके अलावा इन लोगों ने एक और काम किया, फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी का इस्तेमाल किया। जहां जहां पर ये लोग रहते थे उसकी सेफ्टी के लिए इन्होंने बड़े बड़े किले बनवाए, किलेबंदी करवाई लोगों।
This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. अब देखिए, इनके सिर्फ आपस में झगड़े नहीं होंगे, जब ये लोग किलेबंदी करेंगे तो उस एरिया का जो भारत का स्थानीय शासक होगा उसको भी तो प्रॉब्लम होगी, isn't it? कि भाई आप मेरे एरिया के अंदर में किलेबंदी कर रहे हैं, तोपे लगा रहे हैं, सेना खड़ी कर रहे हैं, कल को मेरे से भी तो आप लड़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि अब टर्मोइल एक पैदा हो रहा था, एक उथल पुथल पैदा हो रही थी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अंदर में किस तरीके से काम शुरू कर, बंगाल क्यों? क्योंकि भारत का सबसे रिच और सबसे बड़ा राज्य था बंगाल। अगर हम लोग बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1651 में, 1651 में हुगली के किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। अच्छा, धीरे धीरे इनका व्यापार बढ़ा। अब यहाँ पर कंपनी के दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन थे? ट्रेडर्स, एक किस्म के व्यापारी थे, एक किस्म के व्यापारी थे फैक्टर्स, कंपनी के व्यापारी फैक्टर्स कहलाते थे, ध्यान रखना। और इसी से निकला है वर्ड फैक्ट्री, इसी से निकला है वर्ड कौन सा? फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? स्टोर हाउस। The factory had a warehouse where goods for export were stored. फैक्ट्री वो जगह होती थी जिन वस्तुओं को एक्सपोर्ट करना होता था, निर्यात करना होता था, उन्हें यहाँ पे स्टोर किया जाता। अच्छा भाई, धीरे धीरे कंपनी के लोगों ने, जो व्यापारी वगैरह थे, अन्य लोग थे, उनको भी इन्हीं फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द रहने के लिए बोला कि आप भी यहीं आसपास में रहिए, इससे हमें इजी होगा आपकी वस्तुओं को खरीदना। फिर उन्होंने क्या किया कि जहां पर ये सेटलमेंट बन रहे थे उनके इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बनाना शुरू, एंड दैट इज नोन एज फोर्टिफिकेशन। इसी को हम किलेबंदी। तो मतलब अब यहाँ पर धीरे धीरे बड़ी बड़ी बस्तियों का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा भाई, इसी बीच अंग्रेजों ने कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानदी, तीन एरिया थे यहाँ पे, कालीकाता, गोविंदपुर एंड सूतानदी। ठीक है, इन तीनों एरिया की मैं फिर से बोल दूं, कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानदी, इन तीनों एरियाज की जमींदारी को लेकर के उन्होंने कलकत्ता की स्थापना कर दी। मुगल बादशाह उस समय औरंगजेब था, औरंगजेब से उन्होंने कई सारे जो है रियायतें भी हासिल करी और रॉयल फरमान प्राप्त किए औरंगजेब से, टैक्स में उनको छूट मिल जाए, ड्यूटी फ्री ट्रेड, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ठीक है, फरमान का मतलब क्या होता है? रॉयल एडिक्ट, एक्स्ट्रा ही फरमान होता है एक किस्म का। अच्छा, लेकिन अब यहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि कंपनी ने जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार पत्र तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जो कंपनी के दूसरे अधिकारी थे, जो व्यापारी थे कंपनी के, वो चाहते थे कि वो भी भारत के अंदर में ड्यूटी फ्री ट्रेड करें। लेकिन ये जो फरमान थे, ये फरमान किसके लिए थे? कंपनी के लिए थे, ना कि उनके ट्रेडर्स के लिए थे। सो दिस वाज लीडिंग सम प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो ही रही थी। एंड एट दैट टाइम नवाब ऑफ बंगाल वाज मुर्शिद कुली खान। ये टाइम पीरियड था नियर अबाउट 1717 के, 1717 की बात थी, जिस समय मुर्शिद कुली खान बंगाल के अंदर में काफी ज्यादा पावरफुल हुआ जा रहा। ये औरंगजेब की डेथ के बाद की, औरंगजेब की डेथ होने के बाद की बात थी। अच्छा भाई, मुर्शिद कुली खान 1717 में इसने ऑटोनोमस बंगाल के मैं इसके बारे में लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस स्टेट ऑफ बंगाल, बंगाल के स्वायत्त राज्य का संस्थापक, ऑटोनोमस स्टेट ऑफ बंगाल कौन था? मुर्शिद कुली खान। हिंदी में लिख लेंगे, बंगाल के स्वायत्त राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खान। ठीक है भाई, लिख लेंगे इस पॉइंट। तो ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो अब यहां तक आते आते आपको एक बात ये समझ में आ गई होगी
किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई और किस तरीके से जब उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया, बिकॉज ऑफ दैट लोकल रूलर्स के साथ में उनका कंफ्लिक्ट स्टार्ट। हम बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में कलकत्ता के एरिया में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना शुरू किया। हुगली में उनकी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी, उस पॉइंट को जरूर लिख लीजिएगा, हुगली वाले पॉइंट को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हुगली वाला पॉइंट है, इसको जरूर लिख लेंगे आप लोग, ठीक है भाई। ओके, चलिए इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से जो व्यापार है वो युद्धों में परिवर्तित। देखिए अब यहां पर है क्या चीज, थ्रू द अर्ली 18th century द conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified। 18वीं शताब्दी की शुरुआत आते आते शुरुआत में ही जो है अब बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ती जा आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब स्पेशली। मुर्शिद कुली खान के बारे में तुमको मैंने बता ही दिया है। इसके बाद जो अगला पावरफुल बंदा आया, हालांकि मुर्शिद कुली खान के बाद में सरफराज खान वगैरह आए थे, कई सारे लोग हैं बीच में, बट 1740 आते आते पावर में आया अली। 1740 आते आते उसके बाद सिराजुद्दौला आया। Each one of them was a strong ruler। ये सारे मजबूत राजा थे। And they refused to grant the company concessions and demanded large tributes। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें बंद कर दी और उनसे बोला कि तुम्हें हमें बंगाल के नवाबों को काफी सारे पैसे देने पड़ेंगे, उपहार देने पड़ेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि हमने तुमको बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे रखा है, तो उसके बदले में, उसके एवज में हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही बात है। अच्छा भाई, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने मना कर दिया कि आप सिक्के नहीं ढालेंगे, मिंटिंग क्वाइंस, सिक्के ढालना, सिक्के ढालने का जो अधिकार था, ठीक है, वो इन्होंने मना कर दिया। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और किलेबंदी का अधिकार भी इनका जो है रोक दिया गया, इनको रोका गया कि आप किलेबंदी भी नहीं करेंगे। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, इन्होंने बोला कि कंपनी ने हमें धोखा दिया है। एंड दे क्लेम्ड दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट। बड़े गंभीर आरोप लगाए गए, मतलब बड़ी गंभीर बातें बोली गई कंपनी के बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कि आपने किस तरीके से बंगाल को नुकसान पहुंचाया। And it was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his office। और ईस्ट इंडिया कंपनी झुकने को तैयार नहीं, टैक्स नहीं पे कर रही थी, डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रही थी, नवाब और उसके अधिकारियों को ह्यूमिलिएट करने का प्रयास कर रही थी। The company on its part declared that the unjust demands, अब वो कह रही थी, कंपनी क्या कह रही थी कि ये सारे डिमांड्स क्या है, अनजस्ट है, ये गलत मांगे की जा रही हैं हमारे साथ में। और इसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी को अंजाम दिया 1757, ठीक है भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि बंगाल के नवाब पपेट बन करके रहे। पपेट का एक खिलना टाइप का होता है, पपेट देख लेना भाई, इसको बता दो, इसे सब कुछ आसान सी बात है। पपेट के बारे में, खिलौना होता है, धागों की मदद से इसको इस्तेमाल किया जाता है, कोई और कंट्रोल करता है, ठीक है भाई। ओके, सो कंपनी wanted a puppet ruler who could willingly give trade concessions and other privileges। लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा नहीं कर रहा था, और ऐसे में सिराजुद्दौला के ऊपर में अटैक हुआ। सिराजुद्दौला के ऊपर में अटैक हुआ, उसको हरा दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, और सिराजुद्दौला का जो कमांडर था उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया, ठीक है भाई। ओके, इसको आप लोग, इस बैकग्राउंड को यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे इस आपको, ठीक है। अच्छा भाई, अब सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में किसने हराया था, रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अच्छा भाई, अब मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बन तो गया, लेकिन मीर जाफर
कि कुछ लिमिटेशंस थी जो कि धीरे धीरे अंग्रेजों को समझ में आई। उसके पहले मैं एक पॉइंट आपको बता दूं प्लासी के बारे में। ये आपके एग्जाम के लिए, टीचिंग के एग्जाम्स के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लासी शब्द है ये नाम कहाँ से निकला। प्लासी एक्चुअली एक पौधा होता है पलाश का, पलाश लाल रंग का फूल निकलता है, इसमें गुलाल बनाया जाता है, इससे होली में जिसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पलाश के बड़े ढेर सारे पौधे थे, तो पलाशी नाम था इसका, इंडियन जो नेम था दैट वाज पलाशी। ओके, और अंग्रेजों ने नाम क्या कर दिया इसका, प्लासी। ये कहानी है, ठीक है भाई। ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज, अभी अल्टीमेटली यहाँ पर द डिफीट ऑफ नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर, वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर्स नेवर फॉट द बैटल। ये मैंने आपको ये भी बता दिया। अच्छा भाई, तो आप ये एक चित्र है सिराजुद्दौला का, ये एक इमेज है सिराजुद्दौला की, ठीक है। ओके, आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वाज assassinated and Mir Jafar made the Nawab. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. और unwilling to take over the responsibility of administration, इसका रीजन क्या था, प्रशासन की जिम्मेदारी वो क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको इस बात का डर लग रहा था कि अगर प्रशासन की जिम्मेदारी हमने ले ली तो हम सबके सामने आ जाएंगे, निगाहों में आ जाएंगे, हम एक्सपोज हो जाएंगे कि हमारा उद्देश्य व्यापार के साथ साथ में भारत के अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करने का भी है। और अगर हम ये एक्सपोज हो गई चीजें तो इंडिया में फिर हमारा एक बहुत बड़ा विरोध भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो उनको ये लग रहा था कि अगर भारत पर कब्जा, इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट टू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली। उनका कहना यह था अगर व्यापार को बढ़ाने का काम हम इनडायरेक्टली कर सकते हैं, लोकल राजाओं की मदद से उनसे हम रियायतें हासिल कर सकते हैं, तो हमको कब्जा करने की जरूरत नहीं है फिर अलग अलग एरियाज के ऊपर में। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो धीरे धीरे समझ में आती है। Soon the company discovered that this was the rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. तो मतलब पपेट नवाब भी जो है इनके बहुत काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि कंपनी की एम्बिशंस बहुत ज्यादा थी। अभी जब एम्बिशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो बहुत जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगे यहाँ पर। अच्छा, फिर कंपनी ने क्या किया, इन्होंने मीर जाफर को हटा दिया। मीर जाफर ने थोड़ा बहुत इनका विरोध किया था, क्योंकि जब मीर जाफर पर प्रेशर बढ़ा तो उसने भी कॉन्स्पिरेसी करनी स्टार्ट की विद द हेल्प ऑफ डचेस, बट इसको रिप्लेस कर दिया गया, मीर कासिम को ले आए। अच्छा भाई, मीर कासिम से भी इनकी नहीं बनी, बैटल ऑफ बक्सर हो गया। बैटल ऑफ बक्सर जिसमें शुजाउद्दौला अवध का नवाब भी इन्वॉल्व था। अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं और उसको बोलते हैं कि मीर जाफर तुम एक काम करो, यू नीड टू पे 5 लाख रुपीज एवरी मंथ। बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द नवाब टू पे 5 लाख रुपीज पर मंथ। और जबकि बंगाल का जो रेवेन्यू था वो भी इतना अच्छा नहीं था, उनको रेवेन्यू भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा था बंगाल। ओके, अच्छा भाई, सो बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, and the mood of the company had changed. Having failed to work with puppet nawabs, Clive declared, "We must indeed become nawabs ourselves." और इसके बाद क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया कि हम खुद से नवाब बने, ठीक है, पपेट्स के माध्यम से हम काम नहीं कर पा रहे। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. Actually, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो बैटल ऑफ बक्सर में एक मुगल एम्परर था, इसका नाम था शाह आलम सेकंड। There was a Mughal emperor शाह आलम सेकंड। यहाँ पर ध्यान देंगे मुगल बादशाह का नाम क्या था, शाह आलम सेकंड इसका नाम था। और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सारे अधिकार दिए थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। दीवानी का मतलब क्या है, रेवेन्यू। दीवानी का मतलब क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्शन का राइट इसको दे दिया था। So this solved a major problem that the company had earlier faced. From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. तो अब शुरुआत में क्या होता था कि भारत से अगर कोई वस्तुएं खरीदनी होती थी
तो वो क्या करते थे, अब ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लेकर के आते थे, फिर भारत से वस्तुएं खरीदते थे आकर के। लेकिन अब क्या हो गया, जब बंगाल उनके हाथों में आ गया, सो आफ्टर कैप्चरिंग द बंगाल, दिस वाज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड टू सेल इन इंडिया। एक्चुअली ये पहली लाइन से जुड़ी हुई लाइन है कि जब वो लोग गोल्ड एंड सिल्वर ब्रिटेन से लेकर के आते थे भारत के अंदर में, तो ये वो एक टाइम था जब ब्रिटेन के पास ऐसे कोई आइटम्स थे नहीं जो भारत में सेल कर सके। तो क्या बेचोगे भारत में, गोल्ड एंड सिल्वर दोगे हमको, बदले में हमसे क्या लोगे, कॉटन, सिल्क, मसाले। लेकिन जब बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, तो क्या किया उन्होंने, भारत से ही गोल्ड एंड सिल्वर को लूटा और वही गोल्ड एंड सिल्वर उन्होंने हमारे व्यापारियों को दिया। मतलब कि हमारा ही गोल्ड, हमारा ही सिल्वर हमसे ही लूटा, हमको ही दिया और हमारी वस्तुएं खरीद ली। इससे क्या हुआ कि अब भारत से जो भी वस्तुएं वो ब्रिटेन को भेजते थे, उसके लिए उन्हें ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो इससे इंडिया को डबल नुकसान होगा। ये जो पैराग्राफ है, ये आप इसको अगर एडवांस लेवल पर लेकर के जाएं तो ये थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ से कनेक्टेड है। दादा भाई नौरोजी जो थ्योरी देंगे, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निकास का सिद्धांत, ये उसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करता है ये पैराग्राफ। यही वैल्यू है एनसीईआरटी। इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं हाई लेवल से भी कनेक्ट करता रहता हूं ताकि आप लोग जोड़ सके, चीजों कनेक्ट कर सके, डॉट्स आप कनेक्ट कर सके कि अब जो है भारत को डबल लॉस होगा। तो गोल्ड सिल्वर भी ब्रिटेन से भारत नहीं आ रहा, और भारत का जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो कहां जा रहा है, वो ब्रिटेन जा रहा है। ठीक है भाई, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, द नवाब कंप्लेन्स, इनको आप पढ़ सकते हैं। द प्रॉमिस ऑफ रिचेस, ये एक लेटर का एक लेटर है ये, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने लिखा था, ब्रिटेन का एक मंत्री था विलियम पिट, इसको लिखा था कि एक्चुअली ब्रिटेन के अंदर में ना कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने ये बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम ठीक से नहीं कर। तो विलियम पिट को रॉबर्ट क्लाइव ने एक लेटर लिखा था कि भारत के अंदर में हमने इतनी ज्यादा सफलता प्राप्त की, इतनी सक्सेस हमने गेन की है। ठीक है, तो उस सक्सेस को देखते हुए अगर थोड़े से जो है चीजें हमने एक्सट्रीम कर दी हैं, नेगेटिव कर दी हैं, तो उसके लिए इतना ह्यू एंड ट्राई करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो ये बात लिखी थी इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने। अच्छा भाई, कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स, ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछा गया। यस, 2018, आई रिमेम्बर 2018, 2018 के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में क्वेश्चन था नवाब का। एक्चुअली जो कंपनी के अधिकारी भारत में आके काम कर लेते थे और ब्रिटेन में जाकर के वो खूब पैसे वाले होते थे, तो उनको ब्रिटेन में नवाब कहते। तो एक तो नवाब है, ये तो इंडियन वर्जन है, और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है, एंग्लिसाइज्ड जो वर्जन है, दैट इज नवाब्स, हिंदी में नवाब। ये नवाब है और ये नवाब है, इन दोनों में फर्क है। ये ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी भारत में आते थे, यहाँ से खूब पैसे वैसे कमा के जाते थे, ब्रिटेन में बढ़िया अपने घर बनाते थे, ठीक है भाई, और शान शौकत का जीवन जीते थे, उन्हें ब्रिटेन में नवाब कहते थे। मतलब ये एक मजाक था इनके ऊपर में, एक किस्म का एक सरकास्म था, एक व्यंग्य था, कटाक्ष था इनके ऊपर में, कमेंट था के ऊपर में। ठीक है, कि तुमने तो सारे पैसे भारत से लूट लूट के चोरी करके तुमने बनाए, चोर हो तुम सारे। ब्रिटेन के अंदर में ऐसे लोग भी आए थे, क्या भाई। ओके, इसको इसको पढ़ेंगे आप लोग तो आपको इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्ट आएगा। चलिए आगे चलते हैं हम से। तो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ देखिए आप, जस्ट वाइल, इन्होंने इसको एक एग्जाम्पल से समझाया है, एग्जाम्पल लिया गया है रॉबर्ट क्लाइव का एनसीईआरटी। रॉबर्ट क्लाइव 1743 में भारत आया, जब उसकी उम्र थी करीब 18 साल की, और 1767 में भारत से गया, और जब ये भारत से लौटा तो करीब 4 लाख पाउंड की इसकी संपत्ति थी। हालांकि जब ये ब्रिटेन पहुंचा तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर में इसके ऊपर में सवाल भी खड़े हुए कि इसने इतना पैसा कैसे बनाया 1772 में। ठीक है, और 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर दिया।
रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड किया। हाँ, दैट इज क्लाइव। हालांकि ब्रिटेन की संसद ने इसको छोड़ दिया था, एक्विटेड, सॉरी, हाँ ठीक है, ब्रिटेन की संसद ने इसको छोड़ दिया था। पहले ये जो है एक आरोपी था, लेकिन बाद में इसको छोड़ दिया गया था, ठीक है। एंड बाद में इसने आत्महत्या कर दी। अच्छा भाई, चलिए आगे चलते हैं। और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। जेवर आप यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। मैनी ऑफ देम, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए कहा जा रहा है, मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड दे and their uppermost desire was to earn enough in India. British officers के लिए बात कही जा रही है, okay, and return to Britain and lead a comfortable life. Those who managed to return with wealth led flashy lives, शानदार जीवन बिताया, and flaunted their riches. They were called nabobs, and an anglicized version of the Indian word nabab. ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर ये लाइन हो, नवाब और नवाब, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। कंपनी रूल एक्सपेंड, भारत के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो आखिर फैला किस तरह, ठीक है। भारत के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो आखिर फैला किस तरह। तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक जो है किस तरीके से इसका विस्तार हुआ है, तो मैंने बैटल ऑफ प्लासी की बात कर ही दी है, बैटल ऑफ बक्सर की बात कर ही दी है यहाँ पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके अलावा एक मेथड यूज किया विच इज नोन एज सब्सिडियरी अलायंस। क्या कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में सब्सिडियरी अलायंस को कहते हैं सहायक। मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो मेरे हिसाब से काफी लंबा हो जाएगा, चैप्टर काफी लंबा है, इसी चैप्टर में मैसूर भी आएगा, मराठास भी आएंगे, सिख भी आएंगे। काम करते हैं इसको दो पार्ट में कर लेते हैं ना, ओके। तो फिर इस चैप्टर को ना हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 को यहीं पर हम लोग रोक लेते हैं, और इसके बाद में जो है हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और वहां पर जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट, ओके, थैंक यू।